हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से देने वाले हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, कॉमर्स के, या फिर प्यारे बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, हम आज के इस महामैराथन क्लास में एईसी पेपर 2 में जो आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग आपके पेपर में जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के प्रश्नों का चर्चा करेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो आप लोगों के लिए आज की क्लास, जैसे कि आपने दूसरे सब्जेक्ट का हमारा महामैराथन क्लास देखा होगा, आपको हूबहू क्वेश्चंस हमारे क्लास से एग्जाम में पूछा गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो शिद्दत से आपको बस 1 से 1.5 घंटे हमारे साथ बिताना है। जितने प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ उन सभी प्रश्नों को आप साथ में नोट करते जाइएगा और एग्जाम तक इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक करके और अंत में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लगी। और जब क्लासेस अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब भी तो कर लोगे ना यार, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की बारी बारी से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं ग्रुप नंबर ए के लिए। ग्रुप नंबर ए में प्यारे बच्चे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस होता है, ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है, आपने बार बार देखा है इस चीज को। तो चलिए हम बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। 20 नंबर आपकी झोली में कुछ देर में, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चंस कहता है कि भारत के 3 प्रमुख फसल मौसम, भारत के 3 प्रमुख फसलों की बात करें तो वह फसल कौन सा है? आपका रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ठीक है। आप लोगों को अगर आंसर पता होगा तो आप लोग क्वेश्चंस के साथ जो है आंसर कमेंट में लिखते जाइएगा। इससे क्या होती है, चीजें आपको याद रहती है, चीजें रिवाइज हो जाता है। अब खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल की बात होती है तो बारी बारी से यहां पर देखो प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए रबी फसल के बारे में बात करें तो रबी फसल जो है भाई साहब आपका क्या हो जाता है? गेहूं आपका रबी फसल हो जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें आपका जौ आपका क्या हो जाता है? रबी फसल हो जाता है। चना आपका रबी फसल है। इसके बाद बात करें सरसों आपका रबी फसल है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो आपका मटर जो है रबी फसल है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली आप इन चीजों को याद रखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन एक रबी फसल है, कहीं इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप ऑप्शन के जरिए क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। फिर बात करते हैं यहां पर देखिए रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल जो है या कब बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर महीने में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर महीने में क्या किया जाता है? रबी फसल का क्या कहते हैं, बीजारोपण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो यहां से बन सकता है, जैसे खरीफ फसलों की बात करें तो खरीफ फसल क्या क्या होता है? जैसे कि आपका धान हो गया है ना, जैसे कि आपका क्या हो गया, धान हो गया, जैसे कि आपका कपास हो गया है ना। फिर बात करते हैं तो मक्का हो जाता है, इसके बाद मूंगफली हो जाता है। तो ये सब क्या है प्यारे बच्चे? तो ये सब जो है आपका जो है या खरीफ फसल हो जाता है। और खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल बोया जाता है जून जुलाई महीना में। कौन महीना में बोया जाता है प्यारे बच्चे? जून जुलाई महीना में आपका खरीफ फसल बोया जाता है। जायद फसल, अब अगला जो है आपका क्या है, जायद फसल की बात कर लेते हैं। देखो जायद फसल के अंतर्गत जो आ जाता है, जैसे कि आपका क्या होता है, मूंग देखो, मूंग का दाल आप लोग जानते होंगे। तो मूंग जो है आपका जायद फसल हो जाता है। आपकी जो हरी सब्जी है यह सब क्या हो जाता है, जायद फसल हो जाता है। फिर बात करें सूरजमुखी है ना, सूरजमुखी जो है यह क्या है, तो आपका जायद फसल है। तो इस सभी को अच्छे से आपको याद रखना है। जायद फसल कब बोया जाता है? आपका जवाब होगा सर यह मार्च अप्रैल महीना में। कब? मार्च अप्रैल महीना में जायद फसल बोई जाती है। समझ में आ रही है बात? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि फूल का वह हिस्सा जो फल बनता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फूल का वह हिस्सा, वह कौन सा हिस्सा है? आप कहोगे सर अंडाशय जो है यह फल के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक। चलो अगले सवाल पर बात करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? स्टार लगा लो प्रश्न पर, ठीक है, पक्का छपने वाला क्वेश्चन है ये। लाफिंग गैस की बात करते हैं, आपका जवाब होगा सर नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। बोले तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O, ठीक है। N2O जो है यह क्या है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की बात करते हैं तो देखो यह 870 मिलियन अरब वर्ष, ठीक है, 870 मिलियन अरब वर्ष पुरानी पर्वत है। समझ गए ना? चलिए इसके बाद यहां से प्रश्न बन सकता है क्या,
तो यहां से प्रश्न बन सकता है, जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की जब बात होगी आप कहोगे सर भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है। कौन सी है? K2 चोटी जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो आप कहोगे 811 मीटर। कितना मीटर है? 811 मीटर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, इसरो से रिलेटेड है भाई, यहां पर तो बहुते क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। देखिए इसरो की बात करते हैं तो इसरो कहां अवस्थित है। इसरो की बात करें प्यारे बच्चे, इसका मुख्यालय हो जाता है आपका कहां? बेंगलुरु में हो जाता है, ठीक है। बेंगलुरु किसकी राजधानी? कर्नाटक की राजधानी। बेंगलुरु किसकी राजधानी प्यारे बच्चे? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आपका इसरो हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताना इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। और देखिए इसरो की स्थापना वर्ष क्या है, आप कहोगे सर 1969 में क्या होता है, इसरो की स्थापना होती है, ठीक है। चलो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो आप कहोगे सर एस सोमनाथ। कौन है प्यारे बच्चे? एस सोमनाथ जो है यह इसरो का वर्तमान अध्यक्ष हो जाता है। इसके बाद सवाल बन सकता है जो आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, इस अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर इसके जो जनक हैं वह कौन है? विक्रम साराभाई। कौन है प्यारे बच्चे? विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। चलो सवाल आगे बनेगा। यहां पर देखो ये तो इसरो से संबंधित था। यहां पर अगर आपसे बताइए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में पूछ ले, किसके बारे में पूछ ले? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में पूछेगा कि यह कहां पर अवस्थित है, तो आपका जवाब होगा सर यह जो है यह आंध्र प्रदेश के कहां पर? श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। समझ में आ रहा है? चलो आगे सवाल यहां से क्या बनेगा, जैसे कि हम बात करें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है इसके वर्तमान में निदेशक कौन है? वर्तमान में निदेशक कौन है? आपका जवाब होगा सर वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं ए राजराजन। कौन है प्यारे बच्चे? ए राजराजन जो है वर्तमान में इसके निदेशक हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसकी स्थापना कब होती है? आप कहोगे सर 1971 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना होती है, ठीक है। आगे देखेंगे सवाल यहां से और बनेगा। देखो अगला सवाल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करें VSSC यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, यह कहां पर अवस्थित है प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर यह केरल के तिरुवनंतपुरम में है। कहां पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। फिर बात करते हैं जैसे कि LPSC बोले तो तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, यह कहां पर अवस्थित है प्यारे बच्चे? तो आपका जवाब होगा सर यह भी तिरुवनंतपुरम में ही अवस्थित है। जैसे कि हम बात करें SAC की, SAC का मतलब क्या? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ठीक है, स्पेस एक्सपेरिमेंटल सेंटर, यह कहां पर अवस्थित है? आपका जवाब होगा सर अहमदाबाद में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? अहमदाबाद में। इस सारे प्रश्न को आप अच्छे से कर लो, अगर कुछ भी यहां से पूछा जाएगा तो हमारे क्लास से बाहर नहीं पूछा जाएगा। आगे आइए बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करें डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है यह किस राज्य में अवस्थित है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है आपका राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान में कहां पर? जैसलमेर में। राजस्थान में कहां पर प्यारे बच्चे? जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर में क्या है आपका? डेजर्ट नेशनल पार्क अवस्थित है। वहीं पर बात करते हैं, देखो गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुजरात में है। ग से गिर, ग से गुजरात, है ना, याद रहेगा। चलो हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में आपको याद रखना है कलसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कलसर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? हरियाणा में है। असम की बात करें तो देखो असम बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। इसके बाद बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो असम में है। इसके बाद जो है ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, आपको एग्जाम में यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि दुनिया की पहले ग्रीन हाउस गैस निगरानी उपग्रह कौन सा है? स्टार लगाइए प्रश्न पर, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस निगरानी उपग्रह की बात करते हैं, आपका जवाब होगा सर सबसे पहला दुनिया का इबुकी है, जो कि किसके द्वारा? तो प्यारे बच्चे यह जापानीज के द्वारा क्या किया गया था? इसका प्रक्षेपण किया गया था। किसके द्वारा? जापान के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था। चलिए कब प्रक्षेपण किया गया? आपका जवाब होगा सर यह 23 जनवरी 2009 में इसका प्रक्षेपण किया जाता है, इसको लॉन्च किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? ये तो पक्का छपने वाला क्वेश्चन है, और यहां पर जो फैक्ट नोट करवाऊंगा
ये भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो इसमें आपको कितनी अनुसूचियां मिल जाती है? 6 अनुसूचियां मिल जाती है। अब बारी बारी से हम इन 6 अनुसूचियों को पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहले अनुसूची की बात करें प्यारे बच्चे, तो पहला अनुसूची किसके बारे में बताता है? तो जो भी लुप्त प्राय प्रजाति है, ठीक है, लुप्त प्राय प्रजाति यानी कि जो प्रजाति लुप्त हो गया है या लुप्त होने वाला है, उसके बारे में जानकारी आपको कहां दिया गया? अनुसूची नंबर 1 में। अनुसूची नंबर 2 में किसके बारे में बताया गया है? तो आप कहोगे सर इसमें जो है जानवरों के बारे में विशेष रूप से बताया गया। किसके बारे में? जानवरों के बारे में, जानवरों की विशेष सुरक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक, चलो तीसरा और चौथा की बात करते हैं। तीसरा और चौथा की बात करते हैं। आप कहोगे सर जो भी ऐसा प्रजाति जिस पर कोई संकट नहीं है, संकट मुक्त प्रजाति के बारे में कहां पर बताया गया है? अनुसूची नंबर 3 और अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची नंबर 5 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे? अनुसूची नंबर 5, ठीक है, नोट करते जाइएगा। अनुसूची नंबर 5 में जो है कृमि जीवों के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? कृमि जीवों के बारे में, जो छोटे छोटे जीव होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। छठा नंबर अनुसूची में क्या बताया गया है? तो पौधे के खेती के बारे में बताया गया। किसके बारे में? पौधों की खेती के बारे में बताया गया है। ये 6 के 6 अनुसूची आप कॉपी में नोट कर लो, खोपड़ी में सेट कर लो। एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का यहां से बनेगा। ठीक, चलो अगला सवाल बढ़े। देखो अगला नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल है आपका अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? दिवस वाला क्वेश्चन भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा, चाहे जो भी दिवस पूछा जाए। मैं आपको यहां पर बहुत सारे दिवस नोट कराने वाला हूं। देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की बात करते हैं तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है प्यारे बच्चे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका जवाब होगा सर 8 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? आप कहोगे सर विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस। सारे के सारे जो है एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड ही आपको बताने वाला हूं यहां पर, जितने भी इंपॉर्टेंट डे है। तो विश्व वानिकी दिवस का मनाया जाता है 21 मार्च को। 9 मार्च को क्या मनाया जाता है? आप कहोगे सर राष्ट्रीय मुक्ति दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आपका जवाब होगा सर 9 मार्च को मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक, चलो अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है डैश बिहार की राजकीय पशु है। बिहार के राजकीय पशु की बात करें तो आप कहोगे सर बिहार का राजकीय पशु जो है वो गौर है। कौन है? गौर है, जिसे हम लोग इंडियन बाइसन भी कहते हैं। अब यहां पर देखो कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे कि यहां पर पशु के बारे में पूछा गया है तो हो सकता है आपसे पुष्प के बारे में पूछ ले। तो पुष्प कौन सा बिहार का राजकीय? आप कहोगे सर कचनार। क्या कहोगे? कचनार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि पक्षी के बारे में पूछ लिया जाएगा तो आप कहोगे सर पक्षी कौन सा? गोरैया। पक्षी कौन सा? गोरैया, है ना। आगे बात करते हैं। जैसे कि वृक्ष की बात कर लेगा तो आप कहोगे सर पीपल। वृक्ष की बात कर लेगा तो आप क्या कहोगे? पीपल। जैसे कि बात कर ले यहां पर क्या कहते हैं, फल की बात कर ले तो फल, भारत का भी राष्ट्रीय फल आम है और बिहार का भी राष्ट्रीय फल क्या है? बिहार का भी राजकीय फल आम है। जैसे कि बात कर ले बिहार स्थापना दिवस। ठीक है, बिहार की स्थापना दिवस की बात करें तो बिहार की स्थापना दिवस जो है कब मनाई जाती है? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार का स्थापना दिवस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक और क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताना फटाफट से। आप लोग कमेंट करके बताना, बताइए बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, इसका क्या नाम है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है किस फसल को वृक्षारोपण फसल माना जाता है? यहां पर देखो कोकोनट, कॉटन, इसके बाद शुगर केन, इसके बाद राइस। तो आपका जो यहां पर वृक्षारोपण फसल है वो आपका कोकोनट, कोकोनट बोले तो नारियल, कोकोनट बोले तो नारियल हो जाएगा। ये एक पेड़ लगाया जाता है इसका। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर जो आपका नेक्स्ट कहता है कि सीपीआर पर्यावरण केंद्र, पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है यह कहां पर अवस्थित है? सीपीआर। ठीक है, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। और सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है यह कहां पर अवस्थित है प्यारे बच्चे? चेन्नई में है, जिसको कब स्थापित किया गया था? 1989 में। कब स्थापित किया गया था? 1989 में इसकी स्थापना होती है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है यहां पर कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है प्यारे बच्चे वह टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। कहां पर है टिहरी बांध? आप कहोगे सर उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक,
चलो आगे बात करते हैं। तो देखिए इस बांध की जो आपसे अगर कोई ऊंचाई पूछ ले, आप क्या कहोगे? इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। फिर बात करें इसकी जब कोई आपसे लंबाई पूछ ले तो आप कहोगे सर 575 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। अब देखो यहां पर ये जो टिहरी बांध है प्यारे बच्चे, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि टिहरी बांध से जो है कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो आप कहोगे सर 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है टिहरी बांध से किया जाता है। ठीक, चलो अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा आपका क्या कहता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि केस्टल नगर हेरिटेज कहां पर अवस्थित है? केस्टल नगर हेरिटेज, यहां पर बात करें देखिए तो केस्टल नगर हेरिटेज जो है प्यारे बच्चे आपका कहां पर हो जाता है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हो जाता है। देखो यह जो केस्टल नगर हेरिटेज है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1416 ईसा पूर्व में। ठीक है, 1460 ईसा पूर्व में, 1460 ईसा पूर्व में होता है, ईस्वी में होता है। ठीक है, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में होता है, नोट करिएगा। आगे बात करते हैं तो यहां पर देखो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो उस समय देखो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कुल्लू। क्या नाम है? कुल्लू। और कुल्लू के राजा होते थे कौन? तो राजा सिद्ध सिंह। कौन थे भाई साहब? राजा सिद्ध सिंह। और राजा सिद्ध सिंह के द्वारा ही क्या किया गया था प्यारे बच्चे? तो केस्टल नगर हेरिटेज की क्या की गई थी? तो स्थापना की गई थी। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखो यहां पर क्या कहता है। क्वेश्चंस यहां पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? वायुमंडलीय प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहां पर सिंपली हम बात करेंगे इनमें से वायुमंडलीय प्रदूषक की बात करें तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। ठीक, चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि कहां सबसे ज्यादा ओजोन का उत्पादन होता है? ओजोन का उत्पादन, सबसे पहला सवाल, ओजोन का सूत्र O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे? O3 होता है। नोट कर लीजिए आप लोग, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। अब सबसे ज्यादा ओजोन का उत्पादन कहां होता है? तो आप कहोगे सर अंटार्कटिक महासागर में। किस महासागर में? अंटार्कटिक महासागर में होता है। सवाल देखो यहां से क्या क्या बन सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ओजोन के बारे में तो यहां से बन सकता है क्या? तो स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन जो है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन जो है प्यारे बच्चे, इसका प्राकृतिक सिंक क्या है? इसका प्राकृतिक सिंक की बात करें तो आप कहोगे सर इसका जो प्राकृतिक सिंक होता है यह होता है हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोराइड। ठीक है, फिर बात करें यहां पर देखिए अगला सवाल क्या बन जाता है? तो हाइड्रोकार्बन फ्लोराइड की बात करें, इसके बाद यहां से बन जाता है क्या? इसके बाद बन जाता है यहां पर जैसे कि ओजोन परत का क्षरण जो होता है किसके कारण होता है? ओजोन परत का क्षरण। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए जो उत्तरदायी है वह कौन सा है? आप कहोगे सर नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण क्या हो रहा है? तो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस की बात कर ले तो प्यारे बच्चे ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा यहां पर ओजोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। ठीक, चलो सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका क्या? तो क्रूना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? क्रूना राष्ट्रीय उद्यान। क्रूना राष्ट्रीय उद्यान की जब बात होती है तो सिंपली आप कहोगे सर क्रूना राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर हो जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में हो जाता है। कहां पर हो जाता है? मध्य प्रदेश, MP में हो जाता है। फिर देखिए सवाल यहां से और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि क्या पूछा जाएगा आपसे? उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान याद रखोगे? जैसे कि चंबल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद जो है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे कि कमलांग राष्ट्रीय, ठीक है, कमलांग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में है। हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में अगर बात करें तो जैसे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका कहां पर हो जाता है? हरियाणा में हो जाता है। चलो सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? आपका जो अगला सवाल है प्यारे बच्चे, भारत का पहला सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगा है? तो भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है, ठीक है, भारत का सबसे पहला सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन गैस संयंत्र जो है यहाँ पर कहाँ पर लगाया गया है? आपका जवाब होगा सर असम में लगाया गया है। कब लगाया गया? तो आप कहोगे सर 20 अप्रैल 2022 को लगाया गया। ठीक है, 20 अप्रैल 2022 को लगाया गया। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। आगे आइए, सवाल नंबर 19 कहता है क्या? क्वेश्चन है कि किस स्तर के ऊपर ध्वनि जो है यह हानिकारक होता है?
तो सिंपल सी बात है 120 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि क्या होती है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो। तो वैसे जनरली बहुत सारे बुक्स में आपको 80 डेसिबल बताएगा, ठीक है, 80 डेसिबल बताएगा। तो जनरली आपको यहाँ पर याद रखना है 120 डेसिबल से जब आप ऊपर की ध्वनि को सुनते हैं वो आपके लिए हानिकारक होता है, वह काफ़ी प्रदूषक होता है। ठीक, चलिए ध्वनि मापने की इकाई, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ध्वनि मापने की इकाई। तो ध्वनि मापने की इकाई की बात करें प्यारे बच्चे तो आप कहोगे सर डेसिबल। क्या कहोगे? डेसिबल। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सवाल नंबर अगला क्या बनेगा? अगला सवाल बात कर लेते हैं। कहता है अम्लीय वर्षा मुख्य गैसों के कारण होता है। अम्लीय वर्षा किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। अगला सवाल देखो, कहता है कि फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है या किसके द्वारा, किसके प्रदूषण से संबंधित है? आप कहोगे सर यह हवा के संबंधित है। ठीक है, हवा से संबंधित है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। अगला सवाल कहता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा निकलती है? बिल्कुल नहीं। अब प्रवाह होता है? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर अवशोषित होती है। क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इसका क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक, अगला सवाल देखना यहाँ पर क्या कह रहा है। वन महोत्सव, विश्व वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो यह जुलाई महीने में मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्यारे बच्चे क्या किया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपका विश्व वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, इसकी शुरुआत किसके द्वारा करा गया था? भारत में। इसकी शुरुआत जो है भारत में, आप कहोगे सर भारत में इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? तो के एम मुंशी के द्वारा किया गया था। के एम मुंशी जो कि एक कवि थे, ठीक है, इसके द्वारा भारत में क्या किया गया था? तो विश्व वन महोत्सव की शुरुआत भारत में पहली बार किया गया था। चलो आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? आप सभी जानते हैं लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां से बनाए जाते हैं जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा बोले तो जो प्रकृति के द्वारा निर्मित आपदा हो। ठीक, देखो आग लगना, ये तो भाई आग हम भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हो, मानव निर्मित हो जाएगा, मानव जनित आपदा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। बम विस्फोट किसके द्वारा? मानव जनित आपदा है, ये भी नहीं होगा। रासायनिक दुर्घटना ये इंसान के द्वारा किया जा सकता है, तो ये भी नहीं। भूकंप जो है क्या है प्यारे बच्चे? भूकंप जो है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप की बात कर ले, चाहे आप ज्वालामुखी की बात कर ले, ठीक है, जैसे कि सुनामी की बात कर ले, है ना, सुनामी की बात कर ले, चक्रवात की बात कर ले, ठीक है, चक्रवात की बात कर ले, यह सब एक प्राकृतिक आपदा के रूप में आता है। ठीक, चलो आगे बात कर लेते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि इनमें से किसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है? विटामिन सी की बात करें, आंवला, सेब, केला, पपीता। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप कहोगे सर इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड प्यारे बच्चे कहां पर पाया जाता है? आप कहोगे सर यहां पर तो आंवला में पाया जाता है। तो उससे यहां पर क्या हो जाएगा? आंवला में विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो वैसे एक सेब में भी विटामिन सी होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी इसमें विटामिन होते हैं, दूसरे विटामिन भी होते हैं। केला में भी होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे भी होते हैं। लेकिन आंवला में प्यारे बच्चे जो है केवल विटामिन सी होता है, क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट आते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? पहला सवाल तो यही बन गया, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है जैसे कि इंदिरा सागर बांध कहां पर है? तो आप कहोगे एमपी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध कहां पर? मध्य प्रदेश में। लेकिन कौन सी नदी पर है? आपका जवाब होगा नर्मदा नदी पर। कब बनाया गया भाई? 2005 में। कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया। आगे चलो अगला और सवाल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है टिहरी बांध के बारे में। किसके बारे में पूछा जा सकता है? टिहरी बांध की बात कर लेते हैं। कौन से नदी पर? आप कहोगे सर भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी कहां पर? तो प्यारे बच्चे आप कहोगे सर उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1978 में। 1978 में। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो क्या बनेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात कर ले तो टिहरी बांध के साथ साथ आप नोट करोगे हीराकुंड बांध। क्या नोट करोगे? हीराकुंड बांध कहां पर है? आप कहोगे सर हीराकुंड बांध जो है आपके कहां हो जाते हैं? तो यह महानदी पर। महानदी कहां पर? तो आप कहोगे सर उड़ीसा में। महानदी कहां पर? उड़ीसा में। ठीक है, यह कब बनाया जाता है? आप कहोगे सर 1957 में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1957 में। सवाल नंबर नेक्स्ट देखना आगे बनेगा, जैसे कि हम बात करें यहां पर हीराकुंड बांध के बाद नोट करिएगा भाखरा नांगल बांध। क्या याद रखोगे? भाखरा नांगल बांध की बात करें, ठीक है, भाखरा नांगल बांध की बात करें तो यह आपका सतलज
नदी पर है। किस नदी पर है प्यारे बच्चे? सतलज नदी पर। कहां पर? तो आप कहोगे सर हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है प्यारे बच्चे? हिमाचल प्रदेश में है। कब बनाया गया यह बांध भाई? तो यह बांध बनाया गया था 1948 में। कब बनाया गया था प्यारे बच्चे? 1948 में बनाया गया था। चलो इसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जैसे कि हम बात करें सरदार सरोवर बांध की। किसकी बात करते हैं? सरदार सरोवर बांध की। सरदार सरोवर बांध कहां पर है? आप कहोगे सर नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध। कहां पर? तो गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, और यहां पर जो है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में। कहां पर? गुजरात में। कब बनाया गया? 1987 में। कब बनाया गया? 1987 में। सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। आगे आइए बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चंस यहां से कंफर्म कर लो। श्वेत क्रांति डेयरी से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, लेकिन क्या आपसे श्वेत क्रांति के बारे में पूछा जाएगा? ना रे भाई, देखो श्वेत क्रांति के साथ साथ आपसे जैसे पूछ लिया जाए क्या? हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित? आप कहोगे सर खाद्यान्नों से संबंधित। खाद्यान्नों में भी ज्यादा से ज्यादा क्या? तो गेहूं। ठीक है, गेहूं के उत्पादन से संबंधित। अब इसके जनक कौन? तो आप कहोगे सर MS स्वामीनाथन। क्या कहोगे? MS स्वामीनाथन जो है क्या है? तो आपके हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के साथ साथ जैसे नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति किससे संबंधित? तो मछली उत्पादन से संबंधित। इसका जनक कौन? तो आप कहोगे सर हीरालाल चौधरी। इसका जनक कौन? हीरालाल चौधरी। इसका जनक कौन? हीरालाल चौधरी। आगे बात करते हैं जैसे भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित? तो चमड़ा उत्पादन से। किसके उत्पादन से? चमड़ा उत्पादन से। और इसके भी जनक कौन प्यारे बच्चे? तो इसके भी जनक आपके हीरालाल चौधरी। ठीक है, आगे बात करते हैं तो जैसे कि पीली क्रांति किससे संबंधित? पीली क्रांति जो है यह तिलहन से संबंधित। किससे संबंधित? तिलहन से संबंधित। रजत क्रांति किससे संबंधित? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित। किसके उत्पादन से? अंडा उत्पादन से संबंधित रजत क्रांति। ये सारी क्रांतियां नोट कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा, सो ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की बात करते हैं 29 नंबर, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूं, आप जवाब दे दो। ठीक है, आप जवाब दे दो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, और वायुमंडल की कुल परतों की संख्या कितनी है? वायुमंडल के कुल परतों की संख्या कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस की बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मार्च क्या मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है ना। 22 मई को मनाया जाता है आपका विश्व जैव विविधता दिवस। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं। देखो यहां से जैसे कि प्रश्न बनाया जाएगा। चलो देखो, जैसे कि हम बात करें विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या? विश्व आर्द्र, क्योंकि ये देखो यहां पर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, हम लोग नोट कर लेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? जवाब होगा आपका सर यह जो है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर बात करें जैसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें यह भी आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। जैसे कि बात करें पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस भाई साहब 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सब क्वेश्चंस नोट कर लो, एक को क्वेश्चंस छोड़ोगे तो समझ लो फिर क्या होगा आपका। अगला सवाल कहता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है भाई। सौर मंडल में कईटा ग्रह? आप कहोगे 8टा ग्रह। कईटा ग्रह भाई? सौर मंडल में 8 गो ग्रह है। इसमें सबसे बड़का ग्रह कौन है भाई? बृहस्पति ग्रह है ना। सबसे बड़का नाम भी है और सबसे बड़का भी है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी मंगल की बात करें। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह? लाल तारा कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल तारा कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है ना। सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है भाई? सबसे दूरी पर आपका कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है। कौन सा ग्रह है भाई? सॉरी, शनि ग्रह नहीं है आपका। सबसे दूरी पर जो है आपका वह हो जाता है वरुण ग्रह। सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह? सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह? तो आप कहोगे सर वरुण ग्रह हो जाता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताना कि सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है ना। सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? चलो इसके बाद देखो यहां से पूछा जा सकता है जैसे वह कौन सा ग्रह है जिसे सांझ और भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, है ना। पृथ्वी का बहिन किसको कहते हैं भाई? पृथ्वी का बहन भी जो हम लोग किसको कहते हैं? शुक्र तारा को ही कहते हैं, शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 32 देखिएगा, कहता है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान
6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? पृष्ठ का सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्या लक्ष्य? भाई उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस, उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस, ऑप्शन देखो एलपीजी गैस उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम भाई साहब आपके कानपुर में है। कहाँ पर है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। और देखो यहाँ पर 35 नंबर सवाल जो है ऑब्जेक्टिव, जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन का घर है? ठीक है, ताजे पानी की डॉल्फिन का घर जो है आपका गंगा हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके साथ जो मैंने फैक्ट्स बताया है उन सभी फैक्ट्स को अच्छे से कवर कर लेना। आपका एक को क्वेश्चन परीक्षा में छूटने वाला नहीं है, समझ गए ना? सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे क्लास से देखने को मिलेगा आपको। आइए बात कर लेते हैं सवाल। देखो अब यहाँ पर ग्रुप नंबर बी पर चर्चा करते हैं। ग्रुप नंबर बी में प्यारे बच्चे आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। 4 गो क्वेश्चंस आपको बनाना है 5-5 मार्क के। ठीक है, 20 नंबर इहो आपके मुट्ठी में यहां से होगा। यहां पर देखो कई सारे क्वेश्चंस आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस करा रहा हूं। आपके 4 क्वेश्चंस पक्का यहीं से। पहला सवाल ग्लोबल वार्मिंग, ये तब पक्के छपेगा तोरा पेपर में। ग्लोबल वार्मिंग से ध्यान रखना। ग्लोबल वार्मिंग की जगह आपसे वैश्विक उष्णता के बारे में पूछा आ सकता है, भूमंडलीय ताप में वृद्धि के बारे में पूछा आ सकता है। तो चीजें एक ही है, बस नाम थोड़े थोड़े क्या है परिवर्तित है। अब आइए समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस होता है, ग्रीन हाउस गैस जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसके बाद CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। तो इन सभी गैसों के बढ़ने के कारण क्या होता है? तो जैसे ही ये गैस की मात्राएं बढ़ती है तो पृथ्वी का औसतन तापमान क्या होने लगता है? तो जो पृथ्वी का औसतन तापमान है वो वृद्धि होने लगता है, क्योंकि ये सारे के सारे गर्मीले गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC सब गर्मीला गैस है। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, पृथ्वी का जो तापमान होगा वो बढ़ोतरी हो जाएगा। और जैसे ही पृथ्वी की तापमान बढ़ोतरी हो जाती है तो वही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग आखिर होता कब है, किस स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो जब देखो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वायुमंडल में 57% देखने को मिल जाएगी, वैसे स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग के समय जो है क्या होता है, 25% आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC होता है, और 12% मेथेन गैस के कारण क्या आता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। 6% जो है आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। 6% किसके? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कितने परसेंट? 6% नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। समझ गए ना? तो ये सारे कारक है ग्लोबल वार्मिंग के। आगे बात करते हैं तो देखो जो ग्लोबल वार्मिंग होता है प्यारे बच्चे, जिसको हम लोग भूमंडल के ताप में वृद्धि की प्रक्रिया भी कहते हैं, यह क्या है? तो यह प्रक्रिया यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण क्या होता है? तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू होती है। वर्तमान में जीव मंडल में औद्योगिक काल की तुलना की बात करें तो औद्योगिक काल की तुलना में जो है अभी 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है इसमें क्या देखने को मिलती है? तो उष्मा में अधिकता देखने को मिलती है। समझ गए? देखो ग्लोबल वार्मिंग से हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जब अगर हो तो हमारे वायुमंडल में जब भी ग्लोबल वार्मिंग होगा तो कौन कौन सी परिस्थितियां देखने को मिल सकती है? तो जितने भी जीव मंडल में जलवायु है, ये सारी की सारी जलवायु, जीव मंडल की जलवायु क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? जीव मंडल की जलवायु क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। अब जैसे जीव मंडल की जलवायु प्रभावित होगी, इसके साथ साथ मानव जीवन भी क्या हो जाएगा? तो ग्रसित हो जाएगा। मानव जीवन पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। मानव की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स होगा। क्योंकि अभी नहीं देखते हो, जैसे ही देखो एक सामान्य टेम्परेचर हम लोगों के यहाँ पर 40 से 45 डिग्री हुआ करता था, आज यह टेम्परेचर जो है 50 डिग्री के अप्रोक्सीमेट में होता है। तो हम लोगों के अंदर जो है कितनी ज़्यादा गर्मी आ जाती है ना, पूरे वातावरण इतना गर्म लगता है कि यार कहे तो रूम में रहने का मन भी नहीं करता है। कहीं लाइट चली जाए, पंखा ना चले, ठीक है, पंखा से भी गर्म हवा फेंकना शुरू कर देता है, पता नहीं कहाँ रहना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से भाई साहब जो है मानव जनसंख्या पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में लू लग सकती है, कई सारे ऐसे जो हैं गर्मी के कारण फिट आ सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है जिसके कारण व्यक्ति जो है निधन के कगार पर भी जा सकता है ना। तो इस प्रकार हम मानव जीवन पर इसके क्या पड़ सकते हैं? प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।
साथ में देखो इससे क्या हो सकती है, तो भोजन की कमी की एक गंभीर समस्याएं जो है हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, खाद्यान्न के उत्पादन में कमी होगी। अब देखो धूप ज़्यादा आएगा तो फसलें क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी, फसलें जल जाएगी, फसलें जो है सूख जाएगी। तो वैसी स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। और बताइए हम लोगों की जो जीवन है वह सबसे ज़्यादा किस पर आश्रित रहता है, तो आप भी कहोगे सर हमारा जीवन जो है सबसे ज़्यादा कृषि पर आश्रित रहता है, क्योंकि खेती होगा तभी तो हम कुछ खाएंगे पिएंगे, नहीं होगा तो थोड़े ना खा पाएंगे। आप बताइए जब इस तरीके की जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं आएगी तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने के कारण जो है सुखाड़ हो जाएगी, सुखाड़ होने के कारण क्या होगा, तो फसलों का उत्पादन नहीं हो पाएगा, और जब फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो आप कथी खाइएगा, है ना, जब नहीं खाइएगा तो थोड़े ना जीजिएगा भाई। तो स्वाभाविक सी बात है यह हमारे जीवन को क्या करेगा, क्षतिग्रस्त कर देगा। और जलीय जीव, स्थलीय जीव जो है इस सब पर प्रभाव देखने को मिलेगा। जल में रहने वाली मछली तरफ तरफ कर मर जाएगी भाई, टेम्परेचर इतना होगा, पानी अभी जा करके देखो ना, कोनो नदी में चाहे कोनो पोखरी में जा करके देखो, थोड़ा लगेगा कि भाई हम कहाँ आ गए हैं, कोनो अग्निकुंड में तो ना प्रवेश कर गए हैं, है ना, पूरा एकदम से पानी गरमाइल रहता है। वो ऐसा स्थिति में जो उसके अंदर जो जल के अंदर में जो है भाई साहब जो मछली वगैरह जो जीव जंतु रहेंगे, जो भी जलीय जीव हैं, वो क्या करेंगे, वो तो मरबे ना करेगा भाई। तो इससे ये सारे प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये सारा प्रभाव आपको ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, तो भाई साहब हम ग्लोबल वार्मिंग को आंसर कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या कारण है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसके लिए भाई साहब हमें जो है एक उचित प्रयास करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को रोकी जा सके, है ना। चलो अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट जो है आपका क्या है, ओजोन लेयर। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओजोन लेयर तो जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। ओजोन लेयर की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ओजोन लेयर जो होता है यह समताप मंडल के सबसे निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको क्या देखने को मिलता है, एक लेयर देखने को मिलता है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ओजोन गैस जो होता है इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु बोले तो O3। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। यद्यपि इसमें जो है देखो ऑक्सीजन की क्या कहते हैं अणुओं की संख्या जब बढ़ जाती है तो यह काफ़ी जो है अस्थिर गैस हो जाता है। ठीक है, और जिसके कारण जो है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व हमारे वायुमंडल में हो जाता है। वायुमंडल में बोले तो ओजोन लेयर जो है एक तरीके से हमारे पृथ्वी के आवरण की तरह काम करता है। आवरण बोले तो रक्षक कह लो, है ना, बॉडीगार्ड कह लो, यह हमारे पृथ्वी का बॉडीगार्ड है भाई, है ना। हमारे पृथ्वी का बॉडीगार्ड कौन सा लेयर, ओजोन लेयर है। कहोगे क्यों, तो देखो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वह प्रकाश की किरणें जिसमें कौन सी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट इफेक्ट्स होता है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट इफेक्ट्स की बात करें तो प्यारे बच्चे यह आपकी जो ओजोन लेयर है इसको क्या करती है, तो रोक लेती है अपने अंदर। ठीक है, इसको अब धरातल पर नहीं पहुंचने देती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचती है मानो कि त्राहिमाम हो जाएगा पूरे पृथ्वी पर। बोले तो कि यहाँ पर लोगों की जो है ना, लोगों को जो अभी जो गर्मी महसूस हो रहा है ये तो बहुत कम हो रहा है। और जब पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारा पृथ्वी पर आना शुरू होगा ना, तो ये जो आप अभी थोड़ा बहुत धूप में निकलियो पाते हो, थोड़ा धूप में निकलोगे मरोगे, सीधी सी बात है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो ओजोन लेयर है, समझिए ये पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, और उसको अवशोषित करके जो है आपको एक उचित मात्रा में जो है अवशोषण के पश्चात आपको जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से ही क्या हो पाता है, तो आपके यहाँ पर प्रकाश आ पाती है, प्रकाश की, जिसका इफेक्ट आपके शरीर पर, आपके वातावरण पर बहुत कम देखने को मिलता है। अगर डायरेक्टली पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आती है, वैसी स्थिति में हमें बहुत सारे रोग जैसे कि त्वचा कैंसर, कौन सा कैंसर प्यारे बच्चे, लोग त्वचा कैंसर से मरना शुरू हो जाएगा, लोग को मोतियाबिंद जैसी बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। अरे अभी इतने रौदा है तो भाई तुम रौदा में निकलते हो तो चुंधियाते रहता आँख, पता नहीं लगता रहता अगुए दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, है कि नहीं, होता रहता है कि नहीं। लेकिन अब जब बताइए डायरेक्टली पराबैंगनी किरणें जो है हमारा धरती पर आ जाएगा तो वैसा स्थिति में तो तुरंत आगा दिखबे नहीं करेगा, आँखिए चुंधिया जाएगा, है ना, आँखिए चुंधिया जाएगा तो मोतियाबिंद हो गया, है कि नहीं। तो बताइए इस तरह की समस्या आपके सामने आ सकती है। ओजोन परत को जो है हानि पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत पर जो है क्या करनी चाहिए, हमें नियंत्रण स्थापित करनी चाहिए। और नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है 1987 में क्या किया गया था, तो 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल में एक जो है क्या की गई थी, तो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, और जिसके जरिए जो है प्रति वर्ष 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने के लिए बताया गया था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को, इस बात को भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट
एग्जेक्टिव में पूछा आ सकता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से हम इसको भी, ओजोन लेयर को भी सुरक्षित कर सकते हैं जब अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है। वातावरण जो है प्रदूषण होने से बचेगा, क्योंकि आजकल देखो ना बहुत सारी प्रदूषित चीजें, आप अनेकों प्रकार की जो है वायुमंडल को प्रदूषित करने के कारकों को आप जो है अपने बीच लाकर रख दिए हैं। पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो है आप अनेकों प्रदूषण युक्त जो है वाहनों का यूज करते हैं। बहुत सारे कल कारखानों से निकलने वाली प्रदूषण की चीज़ें जो है डायरेक्टली हमारे वातावरण के संपर्क में आती है। इन सभी कारणों से प्यारे बच्चे क्या हो रहा है, तो ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है। और दिनानुदिन ओजोन लेयर का आज जो ये टेम्परेचर लगातार बढ़ती हुई आपको नजर आती है, जिसका कारण क्या है, ओजोन परत का लगातार क्षरण होना। और ओजोन परत जितना क्षरित होगा, एक के बाद समझ लीजिए कि आपके यहाँ पर टेम्परेचर आने वाला 2-3 साल के बाद, देखो ना 2-3 साल के बाद तुरंत चिलमिल्ली पकड़ लिया तो फिर कहना यहाँ पर ये सब वेस्ट इंडीज बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधा लगाइए। पेड़ पौधा लगाने के उपरांत जो ही आप अपने आप को सुरक्षित रख पा सकते हैं, इस सृष्टि को सुरक्षित कर पाएंगे। तो ओजोन लेयर के बारे में जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, बताइए, कमेंट करके बताइए। आप लोग लिखिएगा कि नहीं, फटाफट से कमेंट करके बताइए। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो अगला देखो, जैव विविधता का संरक्षण, बायोडायवर्सिटी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एनवायरमेंटल स्टडीज में। ध्यान रखिए, इस सभी टॉपिक पर एग्जामिनर जो है आपके बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता जो है, इस शब्द का उपयोग सबसे पहली बार 1988 ईस्वी में अमेरिका का एक जो है कीट वैज्ञानिक था, जिसका नाम क्या था भाई, विल्सन नाम था, ठीक है। एडवर्ड ओ विल्सन के द्वारा जो है इस शब्द को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब देखो इस शब्द को प्रस्तुत तो किया गया, और इसके बाद हम आइए समझते हैं जैव विविधता आखिर होता क्या है। तो नामे से स्पष्ट है, जैव मतलब जीव, विविधता मतलब अलग अलग, विविधता मतलब भिन्नता, विविधता मतलब क्या होता है, भिन्नता होता है। मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकारों की जो जीव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उन सभी जीवों पर, पृथ्वी पर जो है आपको विभिन्न तरह के जीव देखने को मिलते हैं, उसमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है, उसी विभिन्नता को क्या कहते हैं, उसी विविधता को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। और ये जैव विविधता, इसके कारण ही क्या होता है, तो यहाँ पर जो सृष्टि में हमारे पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं, उन सभी का आकार अलग अलग होता है, उन सभी के कार्य अलग अलग होते हैं, उन सभी की गतिविधियां जो होती है वो बिल्कुल ही क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, इसी बायोडायवर्सिटी के कारण, जैव विविधता के कारण। अब सवाल आती है कि ये जैव विविधता जो है, इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। तो देखो, जैव विविधता के संरक्षण की जब भी सवाल आएगी तो आप कहोगे कि सर संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का एक क्या है, तो योजनाबद्ध प्रबंधन है। मतलब एक ऐसा प्रबंधन है संरक्षण, जिसके जरिए हम प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, ताकि जो है प्राकृतिक संतुलन एवं जैव विविधता को बनाए रखा जा सके, ठीक है। या अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ें असंतुलितता ला रही है, किसी भी कारण कोई भी चीज़ें असंतुलित हो रही है, तो उसके लिए कोई ना कोई प्रबंधन तो करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे, तो जैव विविधता जो है या संरक्षण के आधार पर क्या किया जा सकता है, प्रबंधित किया जा सकता है, जिससे संतुलन बनाया जा सकता है, जैव विविधता को बनाई रखी जा सकती है। इससे क्या होगा, तो भाई साहब इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों का जब हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, तो विवेकपूर्ण उपयोग के जरिए जो है हम क्या कर सकते हैं, जैव विविधता को संरक्षित रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो है क्या होगा, संसाधनों का उपयोग हम कुछ इस प्रकार से करेंगे ताकि वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता तो पूरी हो ही सके, साथ में वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे भविष्य के लिए। मतलब एक ही बात याद रखिए कि जो भी संसाधन का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, उसका ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखते हुए उसका प्रयोग करना है कि वह हमेशा जो है सतत रूप से बना रहे। सतत रूप से बना रहने का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भी वह समान रूप से बना रहे। ऐसा नहीं कि अभी है तो हम उसका उपयोग बहुते कर लिए, आने वाला जो हमारा धिया पुता होगा, उसका धिया पुता होगा, उसका धिया पुता होगा, उस संसाधन का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो वैसी स्थिति में तब फिर से आने वाले समय में बायोडायवर्सिटी का जो है यह समस्या उत्पन्न होगा ही होगा। तो इसलिए आप जो भी संसाधन, इसके संरक्षण के लिए जो भी संसाधन का उपयोग करते हैं, उन सभी संसाधनों को क्या करें, आप एक समुचित ढंग से उपयोग करें, ताकि भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग किया जाए, ठीक। चलो आगे सवाल आ जाता है प्यारे बच्चे, क्या आता है अगला सवाल, देखिएगा। अगला सवाल आते यहाँ से कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होता है। तो वह क्या क्या ध्यान रखेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखो, जैसे कि प्रजाति की आनुवांशिकता विविधता को हमें क्या करना होगा, तो नष्ट होने से रोकना होगा। इसके बाद जो भी स्पीसीज है, जो भी प्रजातियां हैं, उन सभी प्रजातियों को विलुप्त होने से हमें क्या होगा, बचाना होगा। बहुत सारी प्रजातियां जो है विलुप्त होती जा रही है, बिल्कुल भी अब मिलता ही नहीं है। तो उन सभी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही है, उन सभी प्रजातियों को क्या करना होगा, विलुप्त होने से हमें बचाना होगा। पारितंत्र को हमें क्या करना होगा, तो नष्ट तथा जो है अब क्रमित होने से बचाना होगा। जो पारितंत्र हमारा क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, अब क्रमित हो रहा है,
उसको क्या करना होगा, बचाना होगा। इन सभी आधार पर आप क्या कर सकते हैं, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण कर सकते हैं। समझ में आया बात? चलो, ये बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के बारे में जानकारी थी। आगे सवाल पर आते हैं, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है क्या, जैव विविधता अधिनियम। ये अधिनियम भाई 2002 वाला है, ठीक है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 क्या है? जैव विविधता अधिनियम 2002, इसमें क्या क्या जानकारी दी जाती है, आइए समझते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 को। तो देखो यहां पर क्या है, तो यह अधिनियम जो है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ठीक है, जैसे कि इस इंग्लिश में बोले तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, एनबीए। आपसे क्वेश्चंस में शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हाईलाइट करके याद कर लेना। फिर बात करते हैं, देखो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है राज्य जैव विविधता बोर्ड, जिसको स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड कहते हैं। इसके बाद स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बीएमसी, इन सभी का गठन किया गया है। यह जो अधिनियम है जिसके अंतर्गत ये सारी कमेटियां जो है गठित की गई है, और ये सभी कमेटियां अलग अलग प्रकार से काम करती है, ताकि क्या हो सके, तो हम जैवों की जो विविधता है उस विविधता को संरक्षित रख सके। इसलिए ये अधिनियम आया था 2002 में। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो आगे बात करते हैं। सवाल देखो यहां से अगला पॉइंट्स जो निकल कर आता है वो क्या आता है, तो इसमें जो है भाई साहब सभी विदेशी नागरिकों या संगठनों को जैविक संसाधन प्राप्त करने तथा अथवा किसी भी उपयोग हेतु संबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए एनबीए के पूर्ण अनुमोदन की आवश्यकता होती है। एनबीए बोले तो प्यारे बच्चे क्या, जैव विविधता, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसके तहत जो है भाई साहब जो भी सभी विदेशी नागरिक या फिर कोई भी संगठन हो जिसे क्या हो, जैविक संसाधन प्राप्त करना तथा उसके संबंध में अगर कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो, तो आप इसका अनुमोदन कहां पर, तो भाई साहब इसके लिए आपको एनबीए का अनुमोदन करना होगा, ठीक है, वहां से आपको जानकारी लेनी होगी। इसके बाद इसी प्रकार से जो है भारतीय नागरिक होगा और या फिर भारत की कोई संगठन होगी जिसको जो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए या फिर कोई भी चीज़ों की आयात किए जाने के लिए, जैविक संसाधन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अगर कोई भी जानकारी लेनी होगी तो सबसे पहले जो है कहाँ, तो एसबीबी, ठीक है, एसबीबी बोले तो प्यारे बच्चे स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड है ना। स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड से पहले क्या करना होगा, तो इसको सूचना देना होगा और सूचना देने के बाद जो है फिर जो है उस पर कदम उठाने होंगे। समझ गए ना? चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला यद्यपि वैद्य और हकीम सहित स्थानीय लोग जो हैं यह समुदाय देश के अंतर्गत निजी उपयोग, औषधीय उद्देश्य तथा अनुसंधान हेतु क्या करेंगे, तो जैविक संसाधनों का उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। क्योंकि यह सब तो भाई देखो वैद्य, हकीम, ये सब क्या है भाई, एक तरीके से भगवान स्वरूप होता है। तो इसको अगर कोई भी चीज़ों पर, इसके लिए किसी भी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए तो हालांकि ये क्या होगा, तो नाइंसाफी ही कह सकते हैं। तो इसको ये सारी चीज़ें जो हैं उपयोग करने के लिए क्या दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, ताकि ये औषधीय रूप से जो है औषधीय उद्देश्य से क्या कर सके, इन संसाधनों का उचित उपयोग कर सके। आगे है कि अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो है एनबीए लाभ के समान बंटवारे को क्या करता है, सुनिश्चित करने के लिए नियम और शर्त लागू करता है। फिर इसमें बताया गया है कि पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण हेतु ढांचे का गठन कहां पर होगा भाई, तो इसी अधिनियम के तहत किया गया है। आगे है आर्थिक लाभ, इसके बाद फीस, रॉयल्टी को एनबीए के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रीय जैव विविधता, ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता कोष में क्या किया जाता है, तो जमा किया जाता है, जिसका उपयोग भाई साहब स्थानीय सरकार के परामर्श पर की जाती है। जो भी लाभ होगा, जो भी मतलब जो भी रॉयल्टी वगैरह जो है, यह सब कहाँ जमा होता है, एनबीए में जमा होता है। एनबीए के अनुमोदन में यह राष्ट्रीय जैव विविधता कोष में जमा होती है। और राष्ट्रीय जैव विविधता कोष में ही क्या होता है, जब यह जमा होता है तो आवश्यकता अनुरूप जो है सरकार क्या करती है, इसका उपयोग करती है। जब भी इसकी आवश्यकता होगी सरकार इसका जो है सरकार के परामर्श के आधार पर इसका उपयोग किया जाएगा और फिर जो है जैव विविधता के संरक्षण में यह काम आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से भाई साहब आप किसके बारे में लिखोगे, जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में लिखोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तुम बस तैयारी कर लो, शिद्दत से क्लास को पढ़ लो, जितना क्वेश्चंस करा रहा हूं आपके पेपरवा में एक से बाहर एक को क्वेश्चंस ना पूछल जाइए। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा फरक्का बांध के बारे में। फरक्का बांध भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके पेपर के लिए। देखो फरक्का बांध की जब भी बात हो तो आप याद रखोगे, फरक्का बांध का निर्माण जो है यह गंगा नदी पर बंगाल के सीमा के समीप किया गया है। ठीक है, फरक्का बांध कहां पर बनाया गया है, गंगा नदी पर बंगाल के सीमा के समीप बनाया गया है। और यह बांध जो है भाई साहब बड़ा ही क्या कहते हैं, विवाद स्वरूप बांध है। विवाद स्वरूप बांध कहने का क्या मतलब समझते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद है उस विवाद का सबसे बड़ा कारण जो है फरक्का बांध है।
क्यों है, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। यह बांध क्या करता है, तो नदी की मुख्य धारा को बांग्लादेश में प्रवेश नहीं करने देता है। अब इस बांध के कारण जब गंगा नदी जो है इसकी मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश नहीं करती है, तो वैसी स्थिति में तो दोनों देश के बीच विवादास्पद भावनाएं तो सामने निकल कर आएगी कि नहीं आएगी। देखो, इसके संबंध में भारत का क्या कहना है, तो इसके संबंध में भारत का कहना है कि कलकत्ता का बंदरगाह समुद्र के नमकीन पानी के जमा होने के कारण जो है जमा होने से जो बने वहां पर रेत बने हुए हैं, उन रेत के कारण जो है बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। कौन सा बंदरगाह, कलकत्ता का बंदरगाह जो है समुद्र के नमकीन पानी के जमा होने से क्या हो गया, जो वहां पर रेत बना है, रेत के कारण क्या हो गया, तो बुरी तरीके से यह बंदरगाह प्रभावित हो गया है। अब इस गंभीर समस्या से छुटकारा पाने के लिए बांध का निर्माण करना ही मात्र एक विकल्प रह गया था। भाई बांध का निर्माण करेंगे तभी तो समुद्र का पानी इधर से उधर नहीं होगा, और समुद्र का पानी इधर से उधर नहीं होगा तो खारे पानी से वहां पर क्या होगी, रेत नहीं जमा होगा, और रेत नहीं जमा होगा तो कलकत्ता का बंदरगाह जो है प्रभावित नहीं होगा। तो इसके कारण हमारी भारत की जो सरकार है उसका कहना है कि भाई हमारे पास तो एकमात्र विकल्प है कि हम वहां पर बांध का निर्माण करें, बाकी तो समुद्र का पानी कोई जो है चुल्लू भर पानी नहीं है जो हम अपनी हाथ से उसको रोक लेंगे, तो बांध तो हमको बनाना ही पड़ेगा, है ना। भले ही विवादास्पद समस्या आएगी, चलो उसका निजात किया जाएगा, लेकिन ये बांध जरूरी हो जाता है। वो कौन सा बांध है, फरक्का बांध है, ठीक है। बांध के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में जो है अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब बांध के निर्माण के बाद भी ऐसा थोड़ी है कि सारी समस्याएं बांध के निर्माण से खत्म हो जाएगी, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं ना। देखो, मानसून जैसी समस्याओं की बात करें, मानसून के समय फरक्का बांध के गेट को खोल देने पर क्या होता है, तो इस क्षेत्र में फसलों का काफी नुकसान होता है, क्योंकि यहां पर जब बांध बनेगी तो वहां पर पानी का जमावड़ा ज्यादा होगा, और जब पानी का जमावड़ा ज्यादा होगा वैसी स्थिति में जब कभी भी इस बांध का गेट खोला जाएगा तो बताइए काफी मात्रा में पानी निकलेगी, और जब काफी मात्रा में पानी निकलेगी तो कथी होगा, बताइए। काफी मात्रा में जब पानी निकलेगी तो उसके आसपास का क्षेत्र जो है जितना भी है वहां की फसलें काफी नुकसान होगी, जान माल की काफी क्षतियां होगी, है ना। तो इसका प्रतिकूल प्रभाव आपको कहां पर देखने को मिलेगा, हमारे पर्यावरण पर देखने को मिलेगा, क्योंकि चाहे वो एक क्षेत्र प्रभावित हो या फिर पूरे भारत देश प्रभावित हो, प्रभाव तो कहीं ना कहीं से देखने को मिलता ही मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देखो, एक तो भाई साहब चलो कलकत्ता बंदरगाह को लेकर हमारे भारत सरकार की जो मान्यता है फरक्का बांध को लेकर, यह तो बिल्कुल सही स्पष्ट हो रहा है कि चलो हमारी कलकत्ता की बंदरगाह बिल्कुल सुरक्षित लग रही है। लेकिन जब इसकी बांध, ये जो बांध है इसकी गेटें जब खोल दी जाती है पानी की अधिकता होने के कारण, तो आसपास के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, काफ़ी फसलें का नुकसान हो जाता है, फिर इसके साथ साथ जो है जान माल की भी काफ़ी क्षति हो जाती है। जब पानी अधिक मात्रा में आएगा तो भाई सबको दहाइए करने ले जाएगा, तो वही बात ना होता है। देखो 1998 में फरक्का बांध के कारण जो है एक ऐसी भीषण बाढ़ आई थी जिसमें इसके आसपास के 30 लाख से ज़्यादा लोग जो क्या हुए थे, प्रभावित हो गए थे, और काफ़ी फसल का नुकसान भी हुआ था, काफ़ी सारे जान माल की भी क्षति हुई थी। तो मतलब आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से यह बांध हमारे लिए कुछ कारणों से यह लाभदायक भी रहा है, तो काफी हद तक यह हानिकारक भी रहा है। कौन सा बांध है भाई, फरक्का बांध। समझ में आया। चलिए, फरक्का बांध के बारे में अब जब आपसे पूछा जाएगा आराम से कहोगे भाई बंगाल के समीप जो है गंगा नदी पर बनाया गया बांध है, जिसके कारण क्या होता है, तो बांग्लादेश भारत के बीच में विवाद की स्थिति पैदा होती है, और भाई साहब जो है इससे हमारा कलकत्ता का बंदरगाह थोड़ा सा सुरक्षित रह पाता है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी आती है। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट आगे आ जाएंगे, तो अगला सवाल देखिए क्या बनता है। अगला सवाल प्यारे बच्चे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भूकंप क्या है, भूकंप की बात कर लेते हैं। भूकंप तो आप सब लोग जानते हो भाई, भूकंप कौन नहीं जानता है ना। लेकिन चलिए समझते हैं भूकंप का मतलब पृथ्वी का कांपना। भूकंप का मतलब क्या, पृथ्वी का कांपना। भूकंप का मतलब पृथ्वी का कांपना, बोले तो पृथ्वी के अंदर भूचाल का आना, बोले तो पृथ्वी का हिलना डोलना, यही तो भूकंप है। देखिए भूकंप के बारे में वारचेस्टर ने क्या कहा था, वारचेस्टर ने कहा था कि भूकंप जो है यह धरातल की वैसी कंपन या वैसी दोलन प्रक्रिया है जो धरातल के ऊपर अथवा नीचे सैलों के लचीलेपन और गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति के कारण जो है एकाएक विक्षोभ की अवस्था में प्रारंभ होता है। बड़ा जटिल परिभाषा दिया है भाई, इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे तभी अच्छे से समझ सकते हैं। देखो इनका कहना है कि भूकंप जो है भाई साहब यह धरातल का कंपन है, कंपन बोले तो धरातल पर होने वाला हलचल है ना, और या फिर कहे तो यह एक प्रकार की दोलन क्रिया है
दोलन क्रिया जानते हो, जैसे घड़ी के पेंडुलम देखे होगे, घड़ी में जो घड़ी के नीचे पेंडुलम लगा रहता है, ये ऐसे करके टन 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 बजने वाला, ये जो गति करता है, ये गति घड़ी की पेंडुलम की गति है। किसकी गति है भाई? पेंडुलम की गति है, जिसको दोलन की गति कहते हैं। तो ऐसने गति है इस प्रकार। ये जो भूकंप है मानो कि यह क्या है, तो एक प्रकार की दोलन क्रिया है। अब दोलन क्रिया कैसे है, तो पृथ्वी जो है हमारा, यह अनेकों प्रकार की प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। अब इस प्लेटों के बीच में आपस में क्या होती है बच्चे? टकराहट होती है। टकराहट कैसे होगा? ये जाएगा फिर आएगा, ये जाएगा फिर आएगा, ये जाएगा फिर आएगा। तो ऐसे प्रक्रियाओं को दोलन क्रिया के द्वारा यहां पर क्या किया गया? डिनोट किया गया है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी के लचीलेपन के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण बल जो है, उस गुरुत्वाकर्षण बल में जब क्या आ जाती है? असंतुलनता आ जाती है। मतलब उसकी जो स्थिति है वो क्या हो जाता है? समान स्थिति नहीं रह पाती है, समस्थिति नहीं रह पाती है। तो इसके कारण क्या हो पाता है? एकाएक जो है यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है और भूकंप आ जाता है। ठीक, तो अब बात करें भूकंप की, तो भूकंप के बारे में तो पहले भी मैंने आपको बताया, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है प्यारे बच्चे? एक प्राकृतिक आपदा है, जो कि यह क्या करता है, तो यह पृथ्वी के भूपटल पर हलचल पैदा कर देता है। पृथ्वी के भूगर्भ में सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी जो है हमारा, ये जो प्लेटों से बना हुआ है, इसमें जो है सदैव कुछ न कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन जब यही परिवर्तन भाई साहब भीषण रूप पकड़ लेता है, तो मानिए क्या हो जाता है? सीधे भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी फट जाती है। समझ गया क्या? समझ गए? जब क्या होता है, उनका वेग काफ़ी अधिक हो जाता है, और वेग जब काफ़ी अधिक होगा, उनकी गति जब काफ़ी अधिक हो जाएगी, तो पृथ्वी के अंदर कंपन महसूस होगा। पृथ्वी के अंदर कंपन महसूस होगा तो आप कहोगे भाई भाई भूकंप आ गलो, हिले लगलो, है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसा स्थिति पैदा होता है, इसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। अब देखो भूकंप जो होती है भाई, भूकंप का कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, कहीं ना कहीं से ये भूकंप उठती है। तो जिस स्थान से लहर की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। ठीक है, भूकंप का उद्गम केंद्र किसको कहते हैं? जहां से भूकंप की लहरें उठती है। भूकंप की लहर जो होती है, इन लहरों को भूकंप लहर, और इस लहर को जिस यंत्र से मापा जाता है वह क्या है? सिस्मोग्राफ। तो आपसे प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भूकंप मापने वाली यंत्र सिस्मोग्राफ, ठीक है, जिसे भूकंप मापी यंत्र भी कहते हैं। तो भूकंप मापी यंत्र के जरिए हम इसका पता लगा पाते हैं। जैसे नहीं कहता है इतने रिएक्टर स्केल के भूकंप आयल छलुड़े, है ना, इतने रिएक्टर स्केल में भूकंप था, इतना पूरा हलचल मचा दिया। तो भाई कैसे मापते हैं उसको? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। कैसे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। और भूकंप मापने से संबंधित जो अध्ययन होता है भाई साहब, वो कहां पर होता है? भूकंप मापी विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मौलिक कारण याद रखिए। भूपटल भ्रंश और विवर्तनिक हलचल के कारण भूकंप आती है, ज्वालामुखी के क्रियाओं के कारण आती है, इसके बाद जलीय भार में वृद्धि होने के कारण आता है, भू संतुलन की अव्यवस्था होने के कारण जो है भूकंप आ सकती है। इन सभी कारणों से भूकंप आता है। बचाव के तरीके की बात करें भाई, बचाव के तरीके भी नोट कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। भूकंप से बचा कैसे जा सकता है? तो जब भूकंप का पूर्वानुमान करके आप क्या कर सकते हैं? भूकंप के पूर्वानुमान करके क्या कर सकते हैं? आप जो है भूकंप से बच सकते हैं, पहले अनुमान लगा करके इस यंत्र के प्रयोग के द्वारा, है ना। चलो इसके बाद जो है जब भी भूकंप आ जाए, अगर मान लो आप घरों में फंसे हुए मिल जाते हैं, तो आप घरों के किसी कोना में जाकर खड़े हो जाइए, या अगर आपके घर में जो है पलंग चौकी लगल है ओकरा नीचे में जाके बैठ जाओ तो भूकंप से बच सकते हो। या फिर भूकंप के आने की स्थिति में जो है आप किसी ऊंचे स्थान पर चले जाइए, वैसी स्थिति में आप भूकंप से बच सकते हैं। तो ये सब भूकंप के बचाव के कारण है, बचाव के क्या है तरीके हैं। ठीक, चलो अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है बिहार में प्राकृतिक संसाधन। हाईले भाई यहो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार में प्राकृतिक संसाधन, बिहार में प्राकृतिक संसाधन की बात करें प्यारे बच्चे, तो वैसे तो बिहार में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन की चर्चा होती है, लेकिन यहां पर जनरली हम कुछ ही प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख संसाधन जो है वो आपका मृदा संसाधन है। कहोगे सर कोयला या सबसे ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट संसाधन हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है? तो आपको पता है कि बिहार जो हमारा एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार जो है यहाँ की अधिकतम आबादी कृषि पर डिपेंड करती है, और कृषि कार्य करने के लिए किसकी जरूरत? मृदा की जरूरत है। भूमि नहीं रहेगा अगर उपजाऊ, तो थोड़े ना कृषि कार्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बताइए पहाड़ी क्षेत्र समय, पठारी क्षेत्र समय ज्यादा कृषि होता है? नहीं होता है। काहे कि वहां पर जो है मृदा का अभाव देखने को मिलता है, मृदा संसाधन की कमी देखने को मिलती है। लेकिन हमारा बिहार में, ठीक है, हमारा बिहार में तो भाई बड़ा उपजाऊ भूमि सब है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संसाधन का कमी है कि नहीं? संसाधन का अगर उचित व्यवस्था हो जाए तो हमारे बिहार जो है बड़ा खतरनाक हो जाएगा। चलिए, वैसे भी आप जानते होंगे बिहार को कभी भारत का आत्मा कहा जाता था, लेकिन जो है यहाँ की सरकार की बात करें, यहाँ के केंद्रीय सरकार या फिर यहाँ की जो है राज्य सरकार की बात कर ले भाई, इस सब का जो है इधर कोई ध्यान नहीं है। तो वैसा स्थिति में थोड़े ना बिहार का स्थिति परिवर्तित होगा।
चलो बात कर लेते हैं हम बिहार के प्राकृतिक संसाधन की। तो बिहार के प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो इसे कई भागों में बांटा गया है। जनरली सबसे पहला बात करें तो मृदा संसाधन है। मृदा संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी बच्चे हम दो भाग में बांट लेते हैं। मृदा संसाधन को भी दो भाग में, कौन कौन सा भाग? तो एक तो भाई साहब हमारा उत्तरी बिहार का मृदा है और एक दक्षिणी बिहार का मृदा है। उत्तरी बिहार का मृदा कौन कौन सा मृदा है जानते हो? जैसे अपशिष्ट मिट्टी हो जाता है, तराई मिट्टी हो जाता है, नवनिर्मित जलोद मिट्टी हो जाता है, ठीक है, दोमट मिट्टी हो जाता है। ये सब जो है ना बड़ा उपजाऊ मिट्टी होता है। उत्तर बिहार जो है फसलों के उत्पादन में काफी आगे है बिहार में। दक्षिणी बिहार की बात करें तो यहाँ पर आपको कमारी मिट्टी मिल जाती है, इसके बाद ताल क्षेत्र की मिट्टी मिल जाती है, पुराने जलोद की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मृदा के आधार पर हम अपने बिहार के क्षेत्रों को दो भागों में बांट रहे हैं, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में। ठीक है, देखो बिहार की जो अधिकतम आबादी है, बिहार के लोगों की जो जीविका का मुख्य आधार है वह मृदा संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है व्यक्ति क्या करते हैं, कृषि कार्य पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चे? कृषि कार्य पर आधारित है। हालांकि बहुत सारे संसाधन की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन बात करें देखो पहाड़ी एवं पठारी भाग में भी क्या होता है, मिट्टी की अपरदन के कारण यह समस्याएं काफ़ी देखने को मिलती है। मैदानी भाग में तो मैदानी भाग जो है यह काफ़ी यहाँ पर अत्यधिक उपजाऊ देखने को मिलता है, लेकिन हम इस उपजाऊ भूमि को आज क्या कर रहे हैं, बंजर करते जा रहे हैं। कहोगे सर बंजर कैसे करते जा रहे हैं? तो देखिए हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग कार्बनिक खादों का अपने भूमि में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फसलों के उत्पादन के लिए आप कैसे खाद का उपयोग करते हो भाई? कार्बनिक खाद का उपयोग, यूरिया, DAP इस सब का यूज करते हो। ये सब क्या करता है पता है? खेत की उर्वरा शक्ति को खत्म करता है। अब उर्वरा शक्ति काहेला खत्म करता है पता है? किसान का मित्र किसको कहते हैं? तू बताओ, जल्दी बताओ, किसान का मित्र किसको कहते हैं? केचुआ को कहते हैं। अब बताइए केचुआ तो भाई छोटका सा जीव होता है। यूरिया खाद कहीं तोरा खिला दिया जाए तो तू मर जाओगे, है कि नहीं? तो ये केचुआ मरेगा कि नहीं मरेगा? तो केचुआ अगर मर रहा है तो भूमि की उर्वरता कौन बनाकर रखेगा? नहीं बन पाएगा। तो भूमि की उर्वरता नहीं बन पाएगी, मतलब हमारा भूमि जो है ये बंजर होता जाएगा दिनानुदिन। तो इस सब पर जो है हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चे? तो हमें जो है जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। कैसा उपयोग, किसका उपयोग करना चाहिए? जैविक खादों का उपयोग। जैसे है ना हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, हमारे पूर्वज लोग जो है पशुओं का गोबर, इसके बाद क्या करते हैं क्या कहते हैं तो लकड़ी के जलावन से जो छार निकलता था उस सब का प्रयोग खेतों में करता था। हालांकि जो है यह थोड़ा सा धीमी प्रक्रिया से अपना रिजल्ट देता था, लेकिन बहुत ही सटीक रिजल्ट देता था। इससे कोई नुकसान नहीं देखने को मिलती थी, है कि नहीं? तो इस प्रकार की चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, तो अपनी भूमि को बंजर होने से बचा सकते हैं। भूमि की जो हमारी उर्वरा शक्ति है इसको समाप्त होने से बचा सकते हैं। समझ गए ना? इसके अतिरिक्त बात करते हैं तो खेती के साथ साथ हमारे बिहार में जो है कुछ व्यावसायिक फसलों का उत्पादन भी होता है, जैसे कि गन्ना वगैरह सब का उत्पादन होता है। और जनरली हमारे बिहार में चावल, गेहूं, मक्का इस सब का काफ़ी ज़्यादा खेती होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं जो दूसरा संसाधन है वो प्राकृतिक वनस्पति संसाधन है। वनस्पति संसाधन का भी हमारे बिहार में काफ़ी जो है कमी देखने को मिलता है। अगर कोई भी प्रादेशिक क्षेत्र की बात करें, कोई भी प्रादेशिक विशेष क्षेत्र की बात करें, तो कम से कम भूमि पर 33%, ठीक है, 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन का विस्तार होना चाहिए। लेकिन हमारा बिहार में कितना है भाई, 6.6% है। मतलब समझिए यहाँ पर आबादी बढ़ने के कारण आबादी को भी हमें कंट्रोल करना होगा, है ना। आबादी ज़्यादा बढ़ रहा है और आबादी बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, वन क्षेत्र घटबे करेगा ना। वन क्षेत्र को काट के क्या करोगे, तू घर द्वार बनाओगे, उसमें रहोगे, है कि नहीं। तो वैसी स्थिति में कथी होगा, वैसी स्थिति में तो भाई वनों की संख्या कमेगी ही कमेगी। तो वन की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए किसी भी प्रादेशिक क्षेत्र में, अगर आपको सुरक्षित रहना है तो 33% भूभाग पर आपको वन लगाना है ना। लेकिन बिहार में कितना है, मात्र 6.6% है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं खनिज संसाधन की। तो हमारा खनिज संसाधन भी हमारे बिहार में, वैसे तो बिहार का जब विभाजन हुआ था, बिहार से हमारा झारखंड जो है ये अलग हुआ था। तो झारखंड अलग होने के साथ साथ जितने भी खनिज संसाधन था सब कहाँ चला गया भाई, झारखंड में चला गया। इसीलिए तो हमारा बिहार पिछड़ गया। लेकिन इसके बावजूद भी है क्या है, तो हमारा बिहार में जो है अभियो बहुत सारा खनिज देखने को मिलता है, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, ग्रेफाइट हो गया, खनिज तेल हो गया, और इसके बाद जो है बहुत सारे प्राकृतिक गैस देखने को मिलते हैं। इन सब का भंडारण अभी भी हमारे बिहार में देखने को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त बिहार में नदी संसाधन भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि नदियों के कारण जो है हमें क्या मिल पाता है, सिंचाई की एक उचित सुविधा मिल पाती है। कारण देखिए,
सिंचाई, फसल का उत्पादन करेंगे तो बिना सिंचाई का तो फसलों का बढ़िया उत्पादन हो ही नहीं सकता है। अब सिंचाई के लिए चाहिए क्या, तो एक अलग अलग प्रकार की जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो हमारे बिहार में जिसका अभाव देखने को मिलता है कि नहीं। बिहार में वैसे तो बहुत सारी कमियां हैं, अब उस कमियों को बताते चले तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, बहुत सारी बातें आपके सामने निकल कर आ जाएगा, तो उतनी बातों को तो हमें ध्यान रखना है नहीं, उतनी बातें यहाँ पर लिखना है नहीं। हम नदी संसाधन की बात करते हैं तो सीधा याद रखोगे यह हमारे लिए सिंचाई में आवश्यक हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल गंगा नदी अदा करती है। कौन नदी अदा करती है? गंगा नदी के अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे नदी हैं, जैसे कि सरयू नदी हमारे बिहार में बहती है जिसको सरयू गंगा कहते हैं, है ना। कोसी नदी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है भाई, जब जिस दिन एकरा दिमाग खराब होता है तो पूरा बिहार दहा देता है कि नहीं। जिस दिन इसका दिमाग क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो समझिए कि भाई बारह बार चारों तरफ नजर आएगा। तो कोसी नदी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, गंडक नदी बहती है, बागमती नदी बहती है, कमला नदी बहती है ना। तो इस सभी नदी के आधार पर हम क्या कर पाते हैं, सिंचाई का उत्तम साधन का प्रबंध कर पाते हैं। कहां पर कर पाते हैं? बिहार में। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए बिहार की जो प्राकृतिक संसाधन है वो कौन कौन सी संसाधन है, इस पर चर्चा करें तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं। आगे बात करते हैं। देखो अगला सवाल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, रेड डाटा बुक आपको कोनो टीचर नहीं पढ़ाया होगा, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, रेड डाटा बुक आपके परीक्षा में इस बार 100% पूछेगा। अब जब बात करते हैं रेड डाटा बुक की, तो समझिए यह बुक क्या है, रेड डाटा बुक आपको क्या जानकारी देता है। तो एक ही को बात याद रखो, मोटे तौर पर याद रखना, जो विलुप्त होने वाली प्रजाति है ना, विलुप्त होने वाली प्रजाति, वैसे बहुत सारी प्रजातियां आप आजकल विलुप्त होती जा रही है कि नहीं, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही है। इन सभी विलुप्त प्रजातियों का डेटा जो तैयार करके रखता है, कौन डेटा तैयार करके रखता है? यही रेड डाटा बुक तैयार करके रखता है ना। रेड माने खतरा, रेड माने भाई खतरा का निशान है कि नहीं। तो ये खतरा जिस पशु पक्षियों पर आ रहा है उसका डाटा कौन तैयार करेगा? रेड डाटा बुक। अब तो याद रहेगा ना थोड़ा। देखिए आगे बात करते हैं, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, तो वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो है अनेकों संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। उसमें से एक संस्था जिसका नाम है IUCN। क्या नाम है प्यारे बच्चे? IUCN फुल फॉर्म बोले तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। ठीक है, याद रख सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज, IUCN का फुल फॉर्म होता है। ठीक, इस संस्था के द्वारा जो है, यह एक ऐसी पहली संस्था है जिसकी स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। और यह संस्था जो है क्या करता है, तो अनुसंधानों और जागरूकता के कार्य को उजागर करती है, जिसका मुख्यालय आपको कहाँ मिल जाता है? आप कहोगे सर यह स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय मिल जाता है। स्विट्जरलैंड के कहाँ पर? मोगार्स में। ठीक है, मोरगस में क्या मिल जाता है? इसका आपको मुख्यालय मिल जाता है। और फिर इसी संस्थान के द्वारा क्या किया जाता है? IUCN के द्वारा 1963 ईस्वी में जीव जंतुओं से संबंधित विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी रखने के लिए एक डाटा जारी किया जाता है, और वह डाटा कौन सा होता है? रेड डाटा बुक होता है। समझ गए? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी प्रजातियां जीव जंतु हैं विलुप्त होने वाली या फिर अभी वर्तमान में अवस्थित है, उन सभी का डाटा तैयार करता है। वह कौन तैयार करता है भाई? रेड डाटा बुक के जरिए तैयार किया जाता है, जो कि कब पेश किया गया था? IUCN के द्वारा जो है 1963 में पेश किया गया था। समझ गए ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो रेड डाटा बुक जो है प्यारे बच्चे, ये बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको देता है, जैसे कि रेड डाटा बुक एक राष्ट्र और राज्य द्वारा अपनी सीमा के भीतर जानवरों और पक्षियों की हर लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजाति का रिकॉर्ड रखने के लिए दस्तावेज तैयार करती है। यह जो बुक है, इस बुक में क्या किया गया है, तो पौधे और कवक की हर एक लुप्त प्रजाति, जो भी लुप्त होने वाली प्रजाति है या लुप्त हो गई प्रजाति है, उन सभी प्रजातियों और उसके बाद की जो उनकी उप प्रजातियां हैं उसका डाटा तैयार करके इस बुक में दर्ज करती है। इसके बाद प्यारे बच्चे जो हैं, इसके बाद बात करें तो देखो रेड डाटा बुक में जो है किसी क्षेत्र विशेष में दुर्लभ प्रजाति की जो जीव जंतुएं हैं, उन दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु और उसकी जो उप प्रजाति है, उन सभी का विस्तृत जानकारी एकत्रित करने का प्रयास कौन करती है? एकत्रित करती है आपका रेड डाटा बुक। फिर रेड डाटा बुक जो होता है प्यारे बच्चे, यह हर 3 महीने पर क्या करता है, तो जो भी विलुप्त होने वाली प्रजाति है उसकी समय सीमा को अपग्रेड करती है। उसकी समय सीमा को अपडेट करने का काम कौन करता है? रेड डाटा बुक। फिर यह पुस्तक जो है एक केंद्रीय क्षेत्र की प्रत्येक लुप्त प्रजाति के बारे में और उसके उप प्रजाति के बारे में अध्ययन वैज्ञानिक तौर पर जो है प्रदान करती है। और इसके बाद बात करें तो रेड डाटा बुक में जो है लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण, नवीनीकरण, इन सभी के उपाय के बारे में जो है जानकारी प्रदान कौन करता है? रेड डाटा बुक। कैसे उसका संरक्षण किया जाए, उसकी रखरखाव कैसे, उसका बचाव किया जाए, है ना, उसका नवीनीकरण किस प्रकार से किया जाए, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हमें रेड डाटा बुक बताता है।
अब उम्मीद करता हूं आपको रे डाटा बुक क्या है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। अब आइए देखते हैं ग्रुप नंबर सी में। ग्रुप नंबर सी की बात करते हैं प्यारे बच्चे। देखो ग्रुप नंबर सी में आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है। हालांकि इसका आंसर तो यहां पर मैं नहीं कराने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जो नहीं है मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है, बाद में। चलिए बात करते हैं। देखो यहां पर ये 30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस हल करना होता है। पहला सवाल आपको क्या करना है? पहला सवाल आपको करना है पर्यावरण अध्ययन के बहुआयामी प्रकृति की विवेचना करें। इसी क्वेश्चंस को आपसे एक और तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के विषय क्षेत्र पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस एक ही है, दोनों का आंसर एक ही होगा। पर्यावरण के विषय क्षेत्र के बारे में मैंने आपको क्लास पढ़ा दिया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार जाल ये भी पढ़ा दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए। मरुस्थल की उत्पत्ति और वितरण पर प्रकाश डालिए। इसके बाद मरुस्थलीय पारितंत्र पर प्रकाश डालिए। दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग है ना। आगे बात करते हैं जैव विविधता। ई तक करिए लेना पक्का है ना, ये पक्का पूछा जाएगा। जैव विविधता क्या है और इसके कारण, ये तो अभी आपको बतेबे किए हैं हम, थोड़ा सा डिटेल में आपको वहां पर लिखना है ताकि 10 नंबर के हो सके। पर्यावरण प्रदूषण के कारण और इसके प्रभाव की आपको विवेचना करना है। फिर बिहार के औद्योगिकरण में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस समस्याओं को बताना है और इसके क्या उपाय हो सकते हैं समाधान के, उस समाधान के उपाय को बताना है। आगे बात करें तो जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसको बताना है। और एक आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चे, हॉट स्पॉट क्या है, इसको पक्का 100% तैयार कर लेना, ठीक है। 100% तैयार करने वाला क्वेश्चन आपका हॉट स्पॉट हो जाता है, जलवायु परिवर्तन हो जाता है, बिहार के औद्योगिकरण में उत्पन्न होने वाली समस्या जैव विविधता हो जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार जाल हो जाता है। ये सारा क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से कर लेना है, पर्यावरण के विषय क्षेत्र पर भी अच्छे से कर लेना है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर कवर कर लेते हो ना, 3 क्वेश्चंस तो थोड़ा ये में से देखने को मिल जाएगा, समझ गए। तो ये पूरी क्लास थी आपकी, क्या ऑब्जेक्टिव, नॉन ऑब्जेक्टिव, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड। आप लोग अब एक बार कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। फटाफट से बच्चे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कि आप लोगों का क्या रिप्लाई रहता है, क्या आप जो है फीडबैक देते हैं। चलिए अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हर लाइक मोटिवेशन लाती है, एनर्जी लाता है, जुनून पैदा करता है। और प्यारे बच्चे क्या करोगे भाई, शेयर करते जाओगे अपने सभी दोस्तों को, ठीक है, ताकि सारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच पाए। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।